ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम महिलाओं की एक समस्या जिसमें कई बार महिलाएं थोड़ा हाइपर हो जाती हैं या कहें कि सहन शक्ति आजकल थोड़ी कम हो गई है तो जल्दी ऑपरेशन वगैरह के चक्कर में पड़ जाती हैं और कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर कुछ रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, उसके बाद डॉक्टर कई बार पेशेंट को इतना ज़्यादा डरा देते हैं। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पेशेंट को इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि उसके बाद पेशेंट को ये लगता है कि अब तो ऑपरेशन के बिना यानी कि गर्भाशय रिमूवल के बिना या गर्भाशय निकाले बिना हमारा काम नहीं होगा और यदि ऐसा नहीं किया, गर्भाशय नहीं निकाला तो हम मर जाएंगे, हमें बहुत सारा तकलीफ होने वाली है, हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत सारी बातें आपको बता दी जाती है जिसका परिणाम आप कई बार निर्णय करते हैं कि हमें यूट्रस रिमूवल करना है, इसकी सर्जरी करवा लेनी है या आपको गर्भाशय निकालने का आप निर्णय कर लेते हो। मित्रों, अब इस वीडियो में आपको जो बताने वाले हैं गर्भाशय के साथ और क्या क्या निकाला जाता है, साथ ही गर्भाशय निकालने के पीछे कारण क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे से विस्तार से आपको सुनने और समझने होंगे ताकि आप खुद निर्णय कर सकें कि बात की इतनी सारी समस्याओं से यदि आप बचना चाहते हो तो आप इस स्थिति में ना जाओ कि गर्भाशय आप निकाल दो, क्योंकि ईश्वर ने जो भी अंग दिया है मित्रों फालतू में नहीं दिया है, कुछ कारण होगा और यदि वो लंबे समय रहता तो कारण होगा, क्योंकि दाढ़ी मूंछ के बाद शुरुआत में नहीं होते हैं तो वैसे ही मित्रों कुछ कारण होगा ईश्वर ने दिया है तो इसलिए उसका निकाल देना अच्छा नहीं है। पर हाँ, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें परिणाम बताएंगे। उसके बाद आपको सावधानी क्या रखनी है, सावधानी आपके लिए सुनना समझना अनिवार्य, क्योंकि बात की समस्याएं कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ ही अब आपके लिए यदि आपने रिमूवल करवा दिया है या नहीं करवाया, करवाने की सोच रहे, दोनों ही स्थिति में आपको प्राणायाम करना अनिवार्य, क्योंकि नहीं करवाए तो प्राणायाम करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं और करवाने के बाद आपको प्राणायाम करना होगा, अन्यथा आपको बहुत सारी समस्याएं और आ सकती हैं। तो आपका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम सारी की सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपकी समस्या पर है तो निर्देशों को ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद निर्णय करिए और यदि आप निर्णय करके परिणाम ले चुके हैं तो अब आप निर्देशों का पालन करिए ताकि आपको आगे का जीवन जो है सामान्य बीत सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो सर्जरी करवाते हैं ना मित्रों, उस समय किसी किसी का गर्भाशय निकाला जाता है, किसी किसी का साथ में अंडाशय भी और कभी कभी फिलिपिन ट्यूब आदि सब कुछ साथ में निकल जाता है। तो इसकी स्थिति में क्या होता है ना कि आपके पेट से जो अंग निकाले जाते हैं ये अंग आंतों को भी जुड़े हुए होते हैं, मतलब थोड़ा टच होते हैं और साथ ही किडनी को और हमारे बहुत से और भी अंग हैं, ऑर्गन है, क्योंकि शरीर तो उतना सा ही है, पेट उतना सा है, उतने से पेट में इतने इतने छोटे छोटे सारे अंग हैं और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। अब मित्रों, यदि आपने कोई सर्जरी करवा रखी है पेट की पहले से तो आपको ये ऑपरेशन करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मैं आगे और विस्तार से बता दूंगी। उसके बाद मित्रों अब हम इसके कारण समझ लेते हैं। मित्रों, इसमें मोस्टली कारण होता है फाइब्रॉइड या सिस्ट का हो जाना, चॉकलेट सिस्ट होता है, कोई भी सिस्ट होता है या गांठ बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार गर्भाशय कभी तो गांठ निकाल दी जाती है और कभी कभी डॉक्टर आपको सुझाव देते हैं कि भाई आपको गर्भाशय निकालना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों कभी कभी किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये स्थिति जो बनती है ना मित्रों, इसमें कई बार महिलाएं डर के मारे सर्जरी करवा लेती है कि इतना सारा ब्लड जा रहा है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं निकालेंगे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। और वो कुछ साधारण सी चीज़ें करके भी अपने आप को ठीक कर सकती है, जो नहीं करती हैं तो यहाँ ये कई बार ये समस्या हो जाती है। उसके बाद मित्रों कभी कभी किसी के साथ क्या होता है कि गर्भाशय नीचे आ जाता है, गर्भाशय बल्कि यानी कि बड़ा हो जाता है, कुछ वो सूजन वगैरह आ जाती है और किसी किसी को नीचे आने से कई बार और समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी किसी किसी को गर्भाशय निकालने की सलाह दी जाती है। उसके बाद कभी कभी किसी को गांठ है, नॉर्मल गांठ है तो कभी कभी वो निकल भी जाती है, प्राणायाम से भी निकल जाती है, हमने प्राणायाम से सिस्ट और गांठें वगैरह गलाई हैं। लेकिन कभी कभी इसमें किसी को कैंसर बन जाता है, तो कैंसर की स्थिति में कई बार डॉक्टर ऑपरेशन को प्राथमिकता देते हैं और ऐसे समय में यदि बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ गया तो आपको ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है उस समय। लेकिन क्योंकि उस समय आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते कि कुछ और किया जाए तो ऐसी स्थिति में वो अनिवार्य हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि वो कुछ अपनी सुविधाओं के चक्कर में कि हमें अब पीरियड्स नहीं आएगा तो चलेगा, बच्चे तो पैदा हो गए और बच्चे करने नहीं है तो अब गर्भ निरोधक गोलियाँ नहीं खानी पड़ेगी, गर्भ निरोधक कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और अब पीरियड्स नहीं आएगा तो अच्छा है, टेंशन कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार इस चीज़ से बचने के लिए भी कई बार कुछ महिलाएं रिमूवल करवा देती, क्योंकि मैंने एक महिला को देखा है, मेरे बचपन की बात है, उसने 28 साल की उम्र में अपना गर्भाशय रिमूव करवा दिया और उसके बाद जो उनका वजन बढ़ा, बाप रे खतरनाक वजन बढ़ा, मतलब 140 किलो की। जो महिला
करीब 45-50 किलो की थी, वो 145 किलो की हो गई। मतलब 100 किलो वजन उनका करीब 4 साल में हमने बढ़ते देखा। हमने मतलब जो स्थितियाँ मैं हुई वो बता रही हूँ। तो ऐसी स्थिति कई बार बन जाती, इसलिए जबरदस्ती निकालने की भूल बिल्कुल ना करें। हाँ, व्यवस्था में निकालना पड़ रहा है तो बात अलग है। अब जो गर्भाशय निकाला जाता है उसके परिणाम क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। हमने परिणाम जो आते हैं ना, कुछ 13-14 परिणाम हमारे सामने आए हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये सब इसके बाद की समस्या जो मेरे पास आती हैं। कई बार आप लोग पूछते हो कि मेरा गर्भाशय निकाला, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो हम इसलिए हम सारी चीज़ें आपको साथ में बता देते हैं कि भाई आपको ये समस्याएं हो सकती हैं, पहले ही बता देते हैं, और हो रही हैं तो आगे आप समाधान ले लीजिए, आपको समाधान भी मिल जाएगा। मित्रों, सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना, सूजन, लालिमा, पीड़ा, रक्तस्राव होता है, मतलब दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है, सुन्नपन जैसी स्थिति बन जाती है। मतलब किसी किसी को सूजन आ जाती है, कभी लाल लाल जैसा हो जाता है, कभी पीड़ा, मतलब दर्द तो होता ही रहता है, क्योंकि जब अंग निकाला जाता है उस समय उसका वो जो हिस्सा खाली हो जाता है ना, उसमें कई बार समस्या होती है। उसके बाद रक्तस्राव, इनकी ब्लीडिंग होती है, और जलन, क्योंकि जो आपने दवाइयाँ खाई हैं उसके साइड इफेक्ट के रूप में कभी कभी आपको जलन हो जाती है, और जो रूखापन सूखापन हमारे शरीर में आता है उससे खुजली हो जाती है, और कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने से उसमें कभी कभी सुन्नपन भी हमारे शरीर में आने लग जाता है। तो ये मूल समस्याएं हैं जो हमने पहले आपको बता दी कि जिसको परिणाम के रूप में आती हैं। उसके बाद मित्रों, जो अगला जो परिणाम है, गर्भाधान आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी गर्भाशय निकाले, आप बोलेंगे अंडाशय गर्भनाल तो ये फ्लिपिन ट्यूब है तो हो जाएगा, पर गर्भाशय गर्भाधान का मेन केंद्र होता है, और गर्भाशय ही यदि नहीं है तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। यदि कोई आपको बोल रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको लल्लू पटा रहा है, तो आप उसकी बातों में मत आइए। ये संभव ही नहीं है कि गर्भाशय निकालने के बाद उसमें बेबी रह पाए, क्योंकि संभव ही नहीं हो, क्योंकि मूल केंद्र ही नहीं है, तो काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मासिक धर्म नहीं आएगा। मित्रों, जो मासिक धर्म आता है ना, जो महिलाएं मासिक धर्म से परेशान होकर काम कर लेती हैं, उनके साथ क्या होता है, जब मासिक धर्म नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में से जो आपका जो कचरा है वो कई बार निकल नहीं पाता है, और ऐसी स्थिति में आपका वजन बढ़ता 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 चला जाता है, और साथ ही कुछ और समस्याएं भी हो जाती हैं जो हम आगे और गिनवा रहे हैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये ऑपरेशन करवाने के बाद कई बार कुछ ही किसी महिलाओं को योनि में सूखापन आ जाता है, यानी कि उनको सेक्स आदि करने में समस्या होती है, और कभी कभी जब ये सूखापन आ जाता है तो उसकी पीड़ा के कारण से कभी कभी महिलाओं में यौन इच्छा, यानी कि संबंध बनाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उनको लगता है कि बहुत कष्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में वो कई बार ये क्रिया करना ही नहीं चाहती हैं। तो मित्रों, यदि ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो इसका मैं समाधान अभी बता दूं। वैसे इस पर हमने अलग से महिला विशेष, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें विस्तार से वीडियो दिया है कि मित्रों, यदि आपको ये समस्या हो रही है तो आप लुब्रिकेंट के रूप में बाजार में भी कुछ चीज़ें आती हैं, पर उसमें केमिकल होते हैं, तो तेल आदि का प्रयोग आप करेंगे तो समस्या नहीं है। और हाँ, ऐसी स्थिति में जीवन साथी को भी आपका सपोर्ट करना होता है, उसको भी समझना होता है कि भाई मेरी पत्नी की स्थिति क्या है, क्योंकि जब पति पत्नी है ना मित्रों, तो आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं हैं, पूरक हैं। तो एक दूसरे की कमियों को आपको ढकना है और अच्छाइयों को लेके आगे बढ़ना है। तो जैसे आपकी ये कमी है तो आपके पति में भी कोई कमी होगी, तो यदि आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तो समस्या नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ना, जहाँ प्रेम, समर्पण, विश्वास होता है ना, वहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। पर हाँ, जहाँ वासनात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में ये समस्या आपके पति को भटका सकती है। पर समस्या क्या है, क्योंकि मूल क्या है कि आपके संबंध का बेस क्या है, वही सब कुछ निर्भर करता है। उसके बाद मित्रों, अगला जो हमने इसमें जो देखा परिणाम, मतलब छठा जो परिणाम है वो है रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी होना। क्योंकि हमने आपको योनि का सूखापन और ये यौन संबंध की इच्छा ना होना दो साथ में बता दिए, तो ये चौथा और पांचवा कारण साथ में हो गया। उसके बाद छठा जो है इसका परिणाम वो है रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी हो जाना। मित्रों, कई बार क्या होता है, जब ये गर्भाशय निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, उस समय खून या कोई और अंग है, अब माना कि पहले से कोई सर्जरी करवा रखी है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्जरी हुई है वो अंग कहीं से जरा सा भी डैमेज हो गया, या कहीं जहाँ कट लगना चाहिए उसके अलावा जरा सा इधर उधर लग जाता है, तो हमारा जो शरीर है ना मित्रों, इसमें ब्लीडिंग होने में देर नहीं लगती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार खून ज़्यादा चला जाता है, तो शरीर में खून की कमी होना स्वाभाविक हो जाता है, तो इसे हम रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। उसके बाद मित्रों, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनियाँ जो होती है ना, उसमें भी कभी कभी कुछ संक्रमण हो सकते हैं, आंतों में कुछ हानि हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा ना कि जो ऑपरेशन करवाते समय कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है ना कि हमारे जो अंग हैं बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि किडनी भी वही है, उसके बाद जो ब्लेडर आता है वो भी वही है, और उसके बाद जो ये मलाशय जो वो भी वही है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ क्या
क्या हो जाता है कभी कभी पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी किसी को कब्ज़ की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़रा सा आगे पीछे होता है तो उसमें समस्या हो जाती है। और कभी कभी आंतों को हानि हो गई तो उसमें और बड़ी समस्या होती है। उसके बाद मित्रों कभी कभी जो 8वीं प्रॉब्लम है जो इसके बाद होती है वो खून के थक्के जमना, पैर में, कूल्हे में या कहीं भी खून के थक्के जमने लग जाते हैं, नस नाड़ियाँ जो हैं ब्लॉक होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं गांठें जैसी दिखने लग जाती है, क्योंकि जो आपका वेस्ट ब्लड, खराब ब्लड जो निकल जाना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए ये ऑपरेशन बहुत ही घातक माना जाता है। उसके बाद मित्रों कभी कभी संक्रमण का खतरा रहता है कि जब आपके अंदर के अंग जो हिलाए गए हैं, एक बात समझिए मित्रों कि जो आपके अंग थे, आपके शरीर में जितना बड़ा पेट है उसमें छोटे छोटे थोड़े अंग थे जिसको आपने गर्भाशय, अंडाशय या ये फिलिपिन ट्यूब्स के रूप में निकाल दिया है। अब वो अंग खाली हो गया है। तब जो वो अंग खाली हो गया तो उसके बाद उस अंग में कभी कभी कुछ चीज़ें शिफ्ट होती हैं, कुछ, क्योंकि अंग शरीर में ही है, खाली हुआ है तो उसमें शिफ्टिंग होने में अब क्या हुआ है, अंदर क्या स्थिति बन जाए जिसमें संक्रमण पैदा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग खाने पीने पर ध्यान नहीं देते और विशेषकर सफाई पर ध्यान नहीं देते। जब सफाई पर ध्यान नहीं देते और खाने पीने का आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में कोई भी संक्रमण लगना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, जो कई बार समस्या का कारण बन जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, पेट के अंगों में कोई भी सर्जरी हुई है तो ये घातक होता है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद मित्रों अगला जो इसका परिणाम है, ये एनेस्थेसिया देके ही किया जाता है। सर्जरी करीब 3 प्रकार से होती है। आप दूरबीन से करवा सकते हो, चीरा लगवा के होता है, या योनि के माध्यम से भी गर्भाशय निकाल दिया जाता है। तो किसी भी स्थिति में आपको एनेस्थेसिया देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपको बेहोश करना होता है तभी तो आप वो अंग निकाल पाते हैं। तो मित्रों जब ऐसी स्थिति होती है ना, एनेस्थेसिया मोस्टली कमर पे दिया जाता है। तो जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसके बाद किसी किसी महिला में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले यदि आपकी डिलीवरी सीजर हुई है तब भी एनेस्थेसिया आपको कमर में दिया गया, वापस ये वही चीज़ हो रही है तो आपको दर्द बढ़ जाता है। और किसी किसी को इसके कारण से मतलब बैठने की स्थिति में सही नहीं होता, तो थकान, क्योंकि ब्लड भी चला गया, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती है ना, तो थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और ये इसका बहुत बड़ा परिणाम है कि इंसान फिर काम नहीं कर पाता, महिलाएं फिर काम नहीं कर पाती, उन्हें बहुत थकान लगती है, हमेशा आलस और नींद जैसा बना रहता है। तो ये बहुत बड़ा परिणाम बन जाता है। उसके बाद मित्रों किसी किसी का जो समस्या आती है, और ये किसी किसी का नहीं मित्रों, मैंने मोस्टली पाया कि पेट का बढ़ना, गैस होना, एसिडिटी होना, कब्ज़ बनना और साथ ही शरीर में गर्मी बन जाना, क्योंकि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे गर्मी बनेगी। उसके अलावा आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे हो सकता है कब्ज़ हो जाए, तो जो कब्ज़ होगी, कब्ज़ के कारण से गैस भी होती है, एसिडिटी भी होती है, और साथ ही पेट का बढ़ना तो बहुत स्वाभाविक हो जाता है जब ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये साथ में लगी हुई हैं। उसके बाद मित्रों कभी कभी एक बहुत बड़ा कारण और बन जाता है, क्योंकि ये जो है अंग जो है ना, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी सहायता करते हैं। अब इन अंगों को आपने निकलवा दिया तो क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमने कुछ महिलाओं को देखा है, दाढ़ी मूंछ के बाल आने लग जाते हैं, उसके अलावा कान पे बाल आने लग जाते हैं, मतलब उनमें कुछ लक्षण पुरुषों जैसे भी दिखने लग जाते हैं। तो यदि आप रिमूवल करवाते हैं तो आपकी सौंदर्य पे भी घात हो सकता है, प्लस आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत बड़ी अड़चन भी आ सकती है, आपकी सेक्स लाइफ इफेक्टिव हो सकती है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस ऑपरेशन के बाद आपकी इफेक्ट में आ जाती हैं। अब बताते हैं इसमें यदि आप ये ऑपरेशन करवा चुके हैं, करवाने की सोचो, क्योंकि यदि कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गया आपसे सहन नहीं हो रहा तो आप ऑपरेशन करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं अरे इतनी सारी परेशानी से कुछ परेशानी होगी तो चल जाएगा। तो अब आपको सावधानी क्या रखनी वो समझ लीजिए मित्रों। 3 से 5 दिन तो आप अस्पताल में हैं तो डॉक्टर आपका ध्यान रखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर कभी कभी डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, तो आपको यदि जो दर्द पीड़ा हो रही है, जो स्थितियाँ बन रही हैं, वो आपको डॉक्टर को बताना है। बीपी हाई लो क्या, क्योंकि इसके बाद बीपी हाई लो की भी समस्या रह जाती है, किसी किसी को हो जाती है, सबको तो नहीं, पर हाँ जिसको होती है उसको हो जाती है, क्योंकि आपका बॉडी के अंदर जो गड़बड़ होती है उसके कारण से हो जाती है। और यदि डायबिटीज़ है तो कभी कभी समस्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि सावधानी के रूप में ये है कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो ऑपरेशन करवाने से पहले विचार करें, क्योंकि कई बार डॉक्टर क्लियर नहीं करते जिनको पैसा कमाना आता है, और फंस आप हो जाते हो क्योंकि घाव जल्दी नहीं भरते हैं, तो ये समस्या हो जाती है। तो आप 3 से 5 दिन तो अस्पताल में, उसके बाद यदि डायबिटीज़ वगैरह तो आप अपने डॉक्टर से क्लियर करिए। उसके बाद आपको 6 से 8 हफ्ते
पहले तो डॉक्टर 2 से 3 महीने बताते थे, और 6 से 8 हफ्ते में 1.5 तो 2 महीने तो हो ही जाते हैं। तो आपको आराम करना होगा और आपको कोई भी वजन वाली चीज़, हैवी काम नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए हैं और क्योंकि आपके शरीर में कमज़ोरी है, ब्लड वगैरह निकला है। तो आप अभी इस स्थिति में हैं कि आप कोई हैवी काम करें तो आपको आराम करना है, पूरा आराम करिए ताकि आपको स्वास्थ्य सही हो सके। उसके बाद आपको एक समस्या से बचना है कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे कब्ज़ ना हो, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या उनकी दवाइयाँ आपने पहले से ही कब्ज़ की बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं तो वो दवाइयाँ आपको काम नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि आपको कब्ज़ ना, उसके लिए हम आपको बता देंगे क्या करना है। और उसके बाद मित्रों 1-2 सप्ताह तक इसमें आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये आप जो हो प्रोसेस हो गई है बराबर है, पर उसके बाद भी किसी किसी को ब्लीडिंग होती है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोलते हैं दीदी गर्भाशय निकालने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से पहले संपर्क करें, क्योंकि जिसने आपको ऑपरेट किया वो आपको बेटर जानता है, हम उतना बेटर नहीं जानते। तो आप ऑपरेशन करवाने के बाद उससे थोड़ा संपर्क में रहिए, तो जो समस्या आ रही है उसके सामने स्पष्ट करिए, ताकि आपको समस्याओं का सामना कम या ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादा हो रही है उससे अच्छा कम बेटर है, तो आपको ना करना पड़े। अब आगे बता दो मित्रों, आपको भोजन कैसा लेना है। एक बात ध्यान रखिए मित्रों, अभी आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आपने सर्जरी करवाई है, ये डिलीवरी होने से भी कभी कभी ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, पर सीजर डिलीवरी में थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी से भारी काम आपने करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपको कब्ज़ ना हो। कब्ज़ ना हो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट समझनी होंगी, क्योंकि आप जो अभी तक या जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, पहले गर्भाशय की गांठों के लिए तो हमने पहले अलग से वीडियो दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष प्लेलिस्ट में और ये दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको गर्भाशय की गांठों पर विस्तार से वीडियो मिलेंगे। देखिए, पालन करिए, ताकि आप गांठों का जो आपको समस्याएं आ रही हैं, अधिक ब्लीडिंग हो रही है, उस पर सब पे आपको समाधान मिल सके और आपको ऑपरेशन करवाने की नौबत ना आए। हाँ, आगे आपको पालन यही सब उसमें भी करना है। करना क्या, स्वास्थ्य में रोगों के कारण जैसा 2 प्लेलिस्ट बताई ना, इसमें हमने बताया डू एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट समझ लीजिए, ये डू एंड डोंट हर रोग पे लागू होते हैं मित्रों, यदि आप ये समझ लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो गर्भाशय नीचे आता है उसमें आप जो ये प्रेशर देते हैं ना मल त्याग करते समय, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि डू एंड डोंट आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यदि डू एंड डोंट समझ लेते हैं तो मूल समस्या कब्ज़ का समाधान कर लेते हैं, जिससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ना, पेट का ये गर्भाशय का नीचे आना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आप समाधान ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी किसी को सूखी खांसी हो जाती है ना, उसमें भी गर्भाशय नीचे आ जाता है, तो भी गर्भाशय रिमूव करवाना पड़ जाता है। ऐसे पेशेंट आते हैं तो ऐसे से मैं बात करती हूँ, कंसल्टेंसी करती हूँ, तो मुझे पता चलता है, तब मैं सारी प्रयास ये करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता दूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये समझना होगा कि आप क्या खाने पीने में गड़बड़ कर रहे हो, क्या आपको सुधारना है। और साथ ही आपको जो भोजन में लेना है, आप जहाँ रहते हो, जिस प्रांत में, जिस देश में आप रहते हो, उस ऋतु के अनुसार आपको जो फल सब्जियां उपलब्ध हैं वो आप भोजन के तौर पे ले सकते हो। और प्लस अनाज आपको क्या खाना है, गेहूं यदि आप खा रहे हो तो गेहूं में आप संभाग जौ मिलाइए और ये आटा मोटा पिसवाइए। यदि आप बारीक आटा खाते हैं, मैदा खाते हैं, तो ये आपके पेट को जाम करेगा, आपके पेट को साफ नहीं होने देगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा, जिससे आपको ये योनि पे प्रेशर आएगा, तो इसमें आपको बात की समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। इसलिए जब आपका पेट साफ हो, समय आपको प्रेशर ना देना पड़े, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको ये बातें समझनी होंगी। हाँ, हमारे वीडियो देखने में आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा, करेंगे तो समाधान जड़ से होगा। अन्यथा आप दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम आपको डिटेल में पूरी बात बताते हैं ताकि आप पूरा समझ के उसका समाधान कर सकें। उसके बाद मित्रों, आपको भोजन समझ लेना है। नाक में तेल जरूर डालना, क्योंकि जब नाक में तेल नहीं डालते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जो कम हो जाती है, उसके कारण से आपको समस्या आती है। और ये सारे वीडियो हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। पानी कैसे पीना, कितना पीना, कब पीना, क्योंकि जब आप पानी ठीक से पीते हो ना, तो आपके बॉडी की अंदर से सफाई होती है, प्लस खाना सही खाते हो तो जल्दी पच जाता है। यदि आपसे पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता तो आप फल और सब्जियों के सूप आदि पे आ जाइए, ज़्यादा उसका सेवन करिए, अन्न का कम सेवन करिए, ताकि आपको पेट साफ होने में समस्या ना आए। उसके बाद मित्रों, आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में अभी आपका यदि सर्जरी हुई है तो आप कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसर कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ हमने जैसे बताया ना, एकदम नॉर्मल सांस पे, एकदम नॉर्मल सांस पे ध्यान ये देना है। नॉर्मल सांस का मतलब कि आपको सांस में बिल्कुल भी खींचतान नहीं करनी है। जो सांस चल रही है उसी सांस पे आपको अनुलोम विलोम करना है,
ठीक है। उससे पहले भस्त्रिका करनी है, बिल्कुल सांस को खींचेंगे नहीं, बैठ नहीं पा रहे तो आप लेट के भी कर सकते हैं। और प्राणायाम आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये आप सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया वैसे करते हैं। तो हाँ, यदि आप लंबा खींच के करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मत करिए, वो आपको नुकसान कर जाएगा। इसलिए पहले संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के वीडियोस देखिए, आपको कैसे सांसों पे ध्यान करना है, किस तरह करना है, हमने सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। यदि हमें फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये प्राणायाम करने से आपकी जो सर्जरी हुई है उसके घाव बढ़ने में आपको पूरी सहायता मिलेगी और वो आपको जल्दी ठीक होने में अच्छे से आपको पूरी मदद करेगा। और साथ ही जो आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करेंगे ना, तो कब्ज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका धीरे धीरे जो बढ़ने वाला मोटापा उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस प्राणायाम करने से आपके बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन ठीक से मिलेगा, तो आपके शरीर में कहीं भी मोटापा या कचरे जैसी स्थिति नहीं बनेगी, जिससे आपका शरीर फैलता फूलता चला जाए। इससे आप बच पाएंगे, अन्यथा आपको समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि जैसे कहा ना, इस रिमूवल के बाद जो अंदर परिवर्तन आते हैं उसमें किसी किसी को ब्लड प्रेशर भी रह जाता है, कभी कभी डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है, किसी किसी का थायराइड डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये सारे प्राणायाम जो आप करेंगे ना, वो आपके थायराइड को भी बैलेंस करेंगे। हाँ, आप यदि कपालभाति करने जैसा लग रहा है तो उसके लिए आप 6 महीने रुक जाइए। सर्जरी के बाद आप 6 महीने बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, अग्निसार मत करिए, तो आपको पूरा अंग अंदर से क्लियर हो जाएगा। पर तब तक आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ये डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में विस्तार से दिए, इनको करिए ताकि आपके हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो रहे हैं वो उज्जाई से बैलेंस हो जाएंगे, प्राणायाम से भी बैलेंस होंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी सहायता देंगे आपको अपने आप को ठीक रखने में। और मित्रों, अधिकांश यदि आप कभी सोचें कि भी गर्भाशय रिमूवल करवाना है 28, 30 साल, 35 साल की उम्र में, बिल्कुल ना करवाएं। कम से कम 40 प्लस हो जाए तो थोड़ा एक राहत रहती है। पर हाँ, अब 40 प्लस की राहत है, वरना पहले तो ऐसा कहते थे 50 के बाद ही कुछ चीज़ें करवानी चाहिए। क्योंकि 50 साल तक तो पहले पीरियड्स आते ही थे महिलाओं के। क्योंकि मेरी मौसी को तो मैंने देखा है, मुझे जहाँ तक कहते हो 65 साल की उम्र में अंतिम माँ बनी थी, तो उनको तो 65 साल की उम्र तक भी पीरियड्स आए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पीरियड्स आना, लेकिन हाँ, कई बार महिलाएं अपनी कुछ सुविधाओं के चक्कर में गड़बड़ कर लेती हैं। अब मित्रों, हमने अपनी तरफ से आपको सारी सावधानी बताने का प्रयास किया है। अब जो प्रश्न आपके और बच गए हैं, रह गए हैं, इस वीडियो के निर्देशों को आशा आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि आपको गर्भाशय निकाला उसके बाद की समस्याओं से आपका बचाव हो। और यदि नहीं निकालना है तो अपने कैंसर को अपने ऐसे ही ठीक करने का प्रयास करिए। मित्रों, मैं अपने अनुभव की एक छोटी सी बात आपको बता दूं। पिछले 2.5 साल से मुझे लगातार ब्लीडिंग हो रही है। 2019 सितंबर से मुझे ब्लीडिंग हो रही है। बीच में 15-20 दिन कभी रुक जाती है, कभी 5 दिन रुक जाती है, वरना कंटिन्यू चल रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन मैंने कभी भी ऑपरेशन करवाने के विषय में नहीं सोचा और आगे भी नहीं सोचने वाली हूँ। हाँ, मैं जो प्रयोग बताती हूँ, मैं कर रही हूँ, प्राणायाम भी कर रही हूँ, तो कभी कभी उसमें असर मिलता है। लेकिन हाँ, हो रही है, क्योंकि कभी कहा ना, मेनोपॉज के समय अक्सर ये समस्या महिलाओं को हो जाती है। तो अब घबराएं नहीं, डरे नहीं। मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में बैठी हूँ। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यदि आपने देखा तो मेरे यहाँ कुछ खाले घेरे आ गए, क्योंकि हाँ, इसी का परिणाम है ये। पर फिर भी थोड़ी वीकनेस भी कभी कभी लगती है, पर मैं नहीं सोचती कि मुझे गर्भाशय रिमूवल करवा देना है। बाकी निर्णय आपका, आप करिए। मैंने अपना निर्णय कर रखा, क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि ऑपरेशन किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो मित्रों, आगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक और दिए हैं। आप भोजन कैसे बने, क्योंकि आप जो भोजन बनाते हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ करते हैं। भोजन बनाने का तरीका जो सही नहीं हो तो उसके कारण भी समस्याएं आती हैं। तो सरल भोजन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमने कुछ घरेलू उपचार के लिए सफल घरेलू उपचार प्लेलिस्ट दी, उसको भी आप वीडियो सर्च करिए, ताकि आपको बाल काले कैसे करने आदि समझ में आए। और लास्ट में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है। आप पहले निर्देशों का पालन करके अपने हर रोग का समाधान कर सकते हैं। अंत में नंबर इसलिए है ताकि यदि अब आपको लगता है कि कुछ बातें रह गई हैं या हमें समझ में नहीं आ रही, हमें विशेष समझनी है, कुछ विशेष समस्या, तो आप हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। संपर्क करिए, हो जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।